सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशुतोष जी का, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर मीडिया प्रोफेशनल सोसाइटी के इस कार्यक्रम में जुड़ने की सहमति प्रदान की। और क्योंकि इस सोसाइटी से बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल्स, बहुत सारे मीडिया के जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि आशुतोष जी की जो अगर मैं आपको बात करूं कि थोड़ा सा मैं आपको परिचय देना चाहूंगा कि आशुतोष जी लंबे समय से आज तक से जुड़े रहे और 2006 से लेकर 2014 तक ये IBN 7 चैनल के मैनेजिंग एडिटर रहे। और इन आशुतोष जी ने काफी लोगों को सिखाया, पत्रकारों को सिखाया कि प्रश्न पूछना चाहिए। वो प्रश्न चाहे आपको कड़वे लगे, वो प्रश्न चाहे आप झुंझलाएं। और उनके जो पत्रकारिता जीवन रहा है, पत्रकारिता का काल रहा था, उसमें उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, कड़वे प्रश्न पूछे, लोगों को अच्छे नहीं भी लगे। क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकारिता में एक तरह की चाटुकारिता शुरू हो गई है, लेकिन आशुतोष जी ने ऐसे प्रश्न पूछने से कभी भी गुरेज नहीं किया। वो चाहे वो मंत्री खुश हों, नाराज हों या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया कि ऐसे प्रश्न पूछने से। तो ये एक उनकी अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदू राष्ट्र के नाम से, और उस समय की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाया था उन्होंने। और अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 13 डेज दैट अवेकेंड इंडिया। और अन्ना आंदोलन की हमने जो पर्सनली भी देखा था, आप लोगों ने देखा कि अन्ना आंदोलन की कवरेज स्वयं IBN मैनेजिंग एडिटर होते हुए भी स्वयं करने के लिए जाते थे और उससे काफी प्रभावित रहे। और आशुतोष जी का मेरा एक सिमिलरिटी भी है कि आशुतोष जी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने फिलॉसफी से MA किया था और मैंने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ली है। तो एक सिमिलरिटी भी रही है, आप ये कह सकते हैं। हालांकि उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चले गए और वहां पर इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर MA और MPhil किया। साथ ही एक और मैं गर्व की बात बताना चाहूंगा कि इन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली थी, जो कि 150 पत्रकारों में से सिर्फ 4 पत्रकार, 150 देशों के 4 पत्रकारों को ही सिर्फ मिली थी। 150 देशों में से सिर्फ 4 पत्रकारों। तो आप ये कह सकते हैं कि उस स्कॉलरशिप को इन्होंने हासिल किया था 1997 में, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इस तरह से एक बहुत लंबा पत्रकारिता का इनका अनुभव रहा है, जिससे हम सब आज ज्ञान प्राप्त करेंगे और इनके बारे में, इनके पत्रकारिता जीवन से काफी कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता की बात है, पत्रकारिता की बात है, क्रेडिबिलिटी की बात है, मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जोड़ा, जो कि हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में डीन और प्रोफेसर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि 2 शब्द कहें। डॉक्टर मनोज जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मीडिया प्रोफेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार श्री आशुतोष जी, शिक्षक साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों और इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर अजय कुमार सिंह। आज की चर्चा का विषय बहुत प्रासंगिक है। पिछले लंबे समय से इस पर बहस भी हो रही है, तो चिंता का विषय भी बनी हुई है। यह समस्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक राष्ट्रों के सामने एक बड़ा सवाल है। दरअसल हमारे देश में मिशन के साथ शुरू हुई पत्रकारिता को बाजारवाद के इस दौर में कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। हालात यह है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो हमारा नाम बहुत नीचे भी है। मेरे ख्याल से 140 में 180 में से 140वें की स्थिति में हमारी स्थिति बनी हुई है। तो भारतीय मीडिया के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण अवसर है। एक दौर था जब पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हर व्यक्ति निष्पक्ष और निष्काम भाव से अपना काम करता था, चाहे समाचार पत्र हो या चैनल। अब तो बहुत कम समझने वाला व्यक्ति भी यह बता देता है कि कौन से राजनीतिक दल का कौन सा अखबार है या कौन सा चैनल किस दल का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो स्थिति है, वही स्थिति हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक विचारवान पत्रकार और संपादक विचार निरपेक्ष कैसे हो सकता है?
एक पत्रकार जिसके पास कोई विचारधारा हो और सैद्धांतिकता का उसके जीवन पर असर हो, ऐसे में खबरें लिखते हुए वह अपने वैचारिक आग्रहों से कैसे बच सकता है? और अगर नहीं बचेगा तो मीडिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का क्या होगा? तथ्य और सत्य का संघर्ष भी यहाँ सामने आ जाता है। कई बार तथ्य गढ़ने की सुविधा होती है और सत्य किनारे पड़ा रह जाता है। ऐसे अनेक सवाल और शंकाएं पत्रकारिता पेशे से जुड़े सभी विद्वानों और होशियार पाठकों की है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक अनुभवी पत्रकार हमारे बीच में है, इसलिए ये सब चिंताएं उनकी भी है। आज हम उनसे ही जानेंगे उनके विचार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज सर। हमारे बीच एक इससे पहले कि आशुतोष जी बोले, कुछ हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं उनसे मैं चाहूंगा कि एक भूमिका उसकी बनाएं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर रतन सिंह शेखावत से आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा ये 2 मिनट में पत्रकारिता की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसके ऊपर एक भूमिका बनाए। डॉक्टर रतन सिंह। थैंक यू अजय सर। सबसे पहले तो जितने सभी साथी जुड़े हैं उनको नमस्कार, और आशुतोष सर को। आशुतोष सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है शुरुआती दौर से ही जुड़े हैं। तो अगर टीवी चैनल्स की और खासतौर पे अगर न्यूज चैनल्स की जो चर्चा होती है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जो विश्वसनीयता की बात जो चल रही थी कि प्रिंट मीडिया के बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और चैनल्स का जब उद्भव हुआ तो शुरुआती दौर में भी ये समस्याएं थी और सब लोग इस बात की चर्चा करते थे कि भाई ये खबरों का बिजनेस है और खबरों के बिजनेस में विश्वसनीयता से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन उस दौर में आज से 15-20 साल पहले उसको शैशव काल में बताकर ये कह दिया जाता था कि इग्नोर किया जाए, अभी ये परिपक्व हो रहा है। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यूज चैनल्स को कहें तो 20-25 साल बीत जाने के बाद में कहीं एक परिपक्व व्यवहार दिखना चाहिए था। लेकिन ये दुखद है कि वो कमी आज भी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल्स जो है कहीं प्रिंट मीडिया से सीखने के बजाय सोशल मीडिया से ज्यादा सीख रहे हैं। उनकी खबरों की विश्वसनीयता अखबारों के मुकाबले अब भी बहुत कम है। देखिए, हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आपके यहाँ किसी चैनल ने, राजस्थान के लोकल चैनल ने या जो नेशनल चैनल है उनके राजस्थान चैनल ने अशोक गहलोत के इस्तीफे की खबर चला दी और उन्होंने अपने चैनल के वेब पोर्टल पर उस खबर को ले लिया। और कुछ समय बाद में उनके बॉस ने पूछा कि अरे तो बहुत बड़ी खबर है, क्रॉस चेक कर लो, ये ऐसा है क्या? तो उन्होंने बाकी चैनल्स देखे, कहीं नहीं चल रही थी और थोड़ी देर बाद में जिस चैनल ने चलाई थी उस पर भी वो खबर नहीं थी। तो कह रहे थे कि यार बड़ी ऐसा है, जिस स्थिति से गुजरना पड़ा कि चैनल इतनी हड़बड़ी में क्यों हो सकते हैं और अगर क्रॉस चेक नहीं कर सकते तो उस खबर को चला भी कैसे सकते हैं। तो ये एक आज का विषय हमारा इस मामले को लेकर बड़ा प्रासंगिक हो जाता है और आशुतोष सर से इस बारे में बड़ा जानने को मिलेगा कि ये चिंता आज जो है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर मीडिया के व्यवसाय में अगर विश्वसनीयता नहीं होगी, अदरवाइज तो ऐसा होता कि जो माउथ पीस जिनको बोला जाता है वो इस देश के ज्यादा पॉपुलर चैनल या अखबार होने चाहिए थे, वो कहीं भी टॉप 10 में या बड़े अखबारों में या चैनलों में नहीं आते हैं। इसकी वजह यही है कि चाहे उनको उस पार्टी या राजनीतिक विचार को पसंद करने वाले लोग भी ये तो चाहेंगे कि उनको खबर तो सच्ची मिलनी चाहिए, विश्वसनीय मिलनी चाहिए। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रतन जी आपका वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए, वो अजीब टाइप का आ रहा है, वीडियो हेजी आ रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क की कोई दिक्कत है, ये हो सकता है जी। तो बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया एकेडमिक्स दोनों के सामने ही ये समान रूप से एक चुनौती है कि ये समस्या लगातार बनी रहेगी। तो क्या आर्थिक दबाव और राजनीतिक दबाव के बावजूद एक न्यूनतम विश्वसनीयता कायम हो, इसकी चर्चा और आज की जो सीरीज है संवाद की, इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता है आशुतोष सर, उनसे इस बारे में बहुत जानने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद रतन सर, आपका इस मुद्दे पर आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के
जयपुर चैप्टर के चेयरमैन रविशंकर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा जेडी गोयनका से डॉक्टर मीनाक्षी सिंह भी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वो जो न्यूज मीडिया की विश्वसनीयता है, न्यूज की क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर दो शब्द है। हेलो, हाँ, आप क्या हो? हाँ, यस यस यस। good afternoon everyone. Good afternoon Ashutosh sir, Rose sir, Ajay sir. Good afternoon. Thank you so much for giving me this platform, and it's very relevant topic, challenges, and what we can see the credibility is in crisis of media. तो अगर हम जो वो हिस्ट्री से आए, yes I know I have limited time duration, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पत्रकारिता, जैसा कि मनोज सर ने कहा कि स्टार्ट हुई थी मिशन से, और जब आज़ादी प्राप्त हुई हमें, कहीं ना कहीं पत्रकारिता ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद से जो है वो नेशन बिल्डिंग का जो एजेंडा था वो था नेशन बिल्डिंग का और चीजों को सेटल डाउन करने का। बट धीरे धीरे जो है वो पत्रकारिता का जो प्रोफेशन मिशन से प्रोफेशन में कन्वर्ट होने लगी, और जो क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो फॉक्स न्यूज, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हीटेड डिस्कशंस, ओपिनियन, अगर हम पहले की न्यूज की डेफिनेशन की बात करें तो न्यूज की डेफिनेशन थी इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ ऑब्जर्वर्स एंड विटनेस टू इवेंट्स, एंड ओपिनियन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जर्नलिज्म। कि ओपिनियन जो है वो जर्नलिज्म का पार्ट नहीं होना चाहिए था, और जो अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है लाइक प्रोपेगेंडा, लाइक एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट, फिक्शन, इस ये इंफॉर्मेशन से सिर्फ एक कंपोनेंट से डिफरेंट होता था, वो था वेरिफिकेशन। बट अभी कहीं ना कहीं लैक ऑफ वेरिफिकेशन, और जो हमारा सोशल मीडिया है, जैसा कि रतन सर ने कहा और मनोज सर ने भी कहा कि व्हाट्सएप जर्नलिज्म, कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इफेक्टेड हो गए हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि लैक ऑफ वेरिफिकेशन न्यूज की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। एक्यूरेसी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, these components are lacking from and because of this ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो प्रे बन जाता है, जैसे बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं और जिसकी वजह से फेक न्यूज सर्कुलेट हो जाती है। There are lot of examples like 2000 रुपीज की नोट में GPS नैनो चिप है, ये फेक न्यूज थी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया था। इसके अलावा अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें ड्यूरिंग कोविड-19, तो न्यूज वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, और ये आया कि गौमूत्र की वजह से गौमूत्र पीने से हम कोरोना से बच सकते हैं, और अखिल भारतीय हिंदू विद्यार्थी परिषद ने बकायदा इसके पार्टी ऑर्गेनाइज की थी कि गौमूत्र पार्टी, ड्रिंकिंग पार्टी होगी। लेकिन बाद में इसको कहा गया कि नहीं, ये सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो है वो फोर्टिफाई करेगा, इससे कहीं हम बचा नहीं सकते हैं, ये उसको स्टोर नहीं कर सकता है। तो इस तरह की न्यूज आ रही थी, या ये आया कि चिकन कंजप्शन से कोविड-19 होता है, लेकिन लेटर ऑन इसको आइडेंटिफाई किया गया कि फेक न्यूज है। इनफैक्ट WHO ने कहा कि एक तरफ हम पैंडेमिक और दूसरी तरफ इन्फोडेमिक, उन्होंने ये टर्म यूज किया इन्फोडेमिक, कि फेक न्यूज आ रहा है और इन्फोडेमिक। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि कहीं ना कहीं मीडिया क्रेडिबिलिटी इज इन क्राइसिस। और जो सेकेंड कंपोनेंट है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, दैट इज मीडिया नैरेटिव्स। मीडिया नैरेटिव जो जिस तरह का नैरेटिव यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी के लिए। जैसे कि आई डोंट वांट टू टेक एनी चैनल्स नेम, बट किस तरह का नैरेटिव यूज हो रहा है कि अभी एक न्यूज चैनल पे हम देख रहे थे कि अगर काले जादू, रिया के काले जादू से सुशांत सिंह राजपूत की मौत, और इस तरह के नैरेटिव्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज चैलेंजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू डिलीवर माय observation about media credibility. थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी। और इससे पहले कि आशुतोष जी से हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें, डॉक्टर अमित वर्मा से मैं कहूंगा कि वो संक्षेप में मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर दो शब्द है।
थैंक यू सो मच अजय सर। मैं सबसे पहले मीडिया प्रोफेशनल सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मौका दिया, और हमारे कीनोट स्पीकर सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष सर को नमस्कार मेरा, मनोज सर को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही नीडेड है, क्रेडिबिलिटी एंड चैलेंजेस ऑफ मीडिया। मीडिया के सामने चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन पब्लिक में क्रेडिबिलिटी एक सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया क्रेडिबिलिटी पे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जहां तक एक संक्षेप में कहना चाहूंगी, क्रेडिबिलिटी हमने जो फील करना शुरू किया है, जो सोसाइटी ने जो सोसाइटी के मेंबर्स को या लोगों को लगने लगा है, वो फील हुआ है सोशल मीडिया के आने से, वेब मीडिया के आने से। वरना अखबार में पहले जो छप जाए वो हम मान लेते थे, कैसे भी न्यूज चैनल में भी एक बार आ जाए तो मान लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद में लोग वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं और उसपे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं एकदम कि बस अब आ गया है, ये फैक्ट है। मतलब चाहे हम पैंडेमिक की बात करें, चाहे बॉलीवुड नेपोटिज्म की बात करें, या कोई और भी मुद्दे पे बात करें, तो क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क काम कर रहे हैं। इवन फेसबुक और गूगल ने तो इंडिया में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं क्रेडिबिलिटी और वेरिफिकेशन के नाम पे। तो आज की चर्चा के बाद में हमें क्रेडिबिलिटी पे सीखना तो है ही, लेकिन मेरा एक ये सब लोगों से है कि कुछ भी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आए या और कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उस इन्फॉर्मेशन को मिस और डिस इन्फॉर्मेशन होने से पहले हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए, ताकि हम उसको स्प्रेड नहीं कर सके। और ऐसी, क्योंकि ये एक तरीके से क्राइम ही है कि हम इसको इन्फॉर्मेशन को डिस और मिस करते रहते। तो क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है जिस मुद्दे पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अमित वर्मा जी। और इसके बाद हम आशुतोष जी से अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशुतोष जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने शुरुआती दौर में आज तक में भी बहुत लंबे समय तक कार्य किया, तो मैं चाहता हूं कि उस दौर की पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसको देखेंगे तो वो उस दौर की पत्रकारिता से भी थोड़ा रूबरू हो लें, इससे पहले कि हम प्रश्न पूछें। आशुतोष, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे स्पीकर के तौर पर बुलाया है और ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकूं, आप लोगों से रूबरू हो सकूं, आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। दूसरी बात, मैं एक माफी चाहता हूं कि मेरे पास आज अपना जो ट्राइपॉड था वो कहीं गुम हो गया है, इसलिए जो मेरी तस्वीर है वो थोड़ी हिलती मिलती आपको कोई नहीं सर। नॉर्मली मैं रोज अपना वीडियो बनाता हूँ सत्य हिंदी के लिए, और लेकिन आज पता नहीं कहाँ है, तो वो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बातचीत शुरू करने के पहले मैं जरूर 2-3 चीजें रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में जब पत्रकारिता पे बात कर रहे हैं तो पत्रकारिता पे, इसकी क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल है वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका हम थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर लगेगी। हमको लगता है कि पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी जो है वो अपने आप में कोई एकांगी समाज का पक्ष है, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता में क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है, क्योंकि पूरे समाज में क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है। एक तरीके की जो संकट है वो पूरे समाज के सामने संकट है, और भारत के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें और बेहतर नजर आएंगी। आज की तारीख में जब आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, जो 1776 में अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जरिए अपनी आजादी का ऐलान किया था, और 1786 में, वहां 1783 में वहां पे अमेरिका एक रिपब्लिक बना, और उस जो अपने आप में बहुत ही इवॉल्व डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया ने जिससे प्रेरणा ली, जिसका सूत्रवाक्य था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड परस्यूट फॉर हैप्पीनेस, वो अपने 250 साल के बाद आज किस संकट से गुजर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। और जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है, क्या वो हिंदुस्तान में नहीं होगा या पाकिस्तान में नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो कई सवाल खड़े हो गए हैं कि इतनी इवॉल्व डेमोक्रेसी के अंदर एक आदमी अगर राष्ट्रपति बन सकता है, और जो लेजिटिमेट तरीके से हुए चुनाव को नहीं मान रहा है, और जो अपनी बातों को लगातार बुलडोज कर रहा है, जो लगातार समाज के अंदर विभाजनकारी तत्वों को
उद्घाटित कर रहा है, जो लगातार समाज के जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनको तबाह कर रहा है। और लोगों के मन में अब शंका होगी हारने के बाद भी कहीं आदमी सत्ता नहीं छोड़ेगा तो फिर अमेरिका के अंदर होगा क्या। तो जब इतनी इवॉल्व डेमोक्रेसी के अंदर ये स्थिति पैदा हो रही है और जो स्टैब्लिश्ड जो न्यूज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो फेक न्यूज के तौर पर संबोधित करता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को लगातार तार-तार करने की कोशिश करता है, तो बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो संकट है ये सिर्फ पत्रकारिता का संकट नहीं है और सिर्फ हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि दुनिया के स्तर पर जो लोकतंत्र को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है उसका एक ये बड़ा ही अभिन्न हिस्सा है। और जब मैंने आपको कहा कि जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की मैं बात की तो हम उस एज ऑफ एनलाइटनमेंट को नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि एक जमाना था 17वीं शताब्दी के पहले तक जबकि पूरी दुनिया में राजशाही हुआ करती थी और कहीं लोकतंत्र नहीं था। और राजशाही का मतलब, मोनार्की का मतलब बहुत स्पष्ट था कि मोनार्की का मतलब ये था कि वही जज भी है, वही ज्यूरी भी है और वही सब कुछ है। वो चाहे तो किसी को सजाए मौत दे सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता था he was a divine person। तो राजशाही एक जमाने में हुआ करती थी, तब कोई स्वतंत्र प्रेस नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे समाज के अंदर ये विचार आया कि ये जो राजशाही है इसमें लोग कहाँ हैं। तो जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे, चाहे डिडेरो हो या फिर वो वॉल्टेयर हो, मॉन्टेस्क्यू हो, रूसो हो, इन लोगों ने राजशाही के खिलाफ एक तरीके से बगावत शुरू की अपने विचार के स्तर पे। और राजशाही को जो संजीवनी मिला करती थी वो चर्च से मिलती थी, धर्म से मिलती थी। तो जब बगावत नहीं, विचारों के स्तर पर क्रांति शुरू हुई, तो डिडेरो ने एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा जो 25 साल का उसमें पूरा काम था। और डिडेरो ने जो इंसाइक्लोपीडिया लिखा उसमें उन्होंने नॉलेज को स्टेट और चर्च दोनों से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि भाई हम नॉलेज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। राज्य क्यों, सरकारी क्यों बताएं कि क्या होना चाहिए, राजा क्यों बताएगा कभी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, या फिर चर्च हमें क्यों बताएगा कि कौन सी चीज सही है कौन सी सही नहीं है। फिर उसके बाद वॉल्टेयर आए, वॉल्टेयर उनके समकक्ष थे। वॉल्टेयर ने कहा कि भाई मुझे आपकी बातों से, मैं आपकी बात, जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें बहुत खराब हैं, लेकिन आपको अपनी बात कहने का अधिकार आपके पास रहे, इसके लिए अगर मुझे मृत्यु भी हासिल करनी पड़े तो मैं हासिल करना चाहता। तो आप देखेंगे कि उसके बाद जब ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, और दोनों में इक्वालिटी, लिबर्टी दोनों में रहती है, यानी बराबरी और स्वतंत्रता। तो वहां से लोकतंत्र की एक परिभाषा निकलती है, जहां जो सरकारें हैं, राज्य हैं, वो राजशाही से बाहर निकल जाते हैं। और वो संभव, क्योंकि लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, इसलिए संभव हुआ कि लोग राजा के खिलाफ बोल सके, लोग जो चुने हुए राष्ट्रपति उनके खिलाफ बोल सके। मुझे याद पड़ता है कि थॉमस जेफरसन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक जमाने में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मीडिया विदाउट स्टेट और स्टेट विदाउट मीडिया में से चुनना पड़े तो आई चूज मीडिया विदाउट स्टेट। ये इवॉल्व कॉन्सेप्ट था कि अगर हमें राज्य और प्रेस के बीच में किसी को चुनना पड़ेगा तो मैं प्रेस को चुनूंगा, राज्य को नहीं चुनूंगा। ये इस लेवल की बातचीत थी। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज हम अपने आप को कहां पाते हैं। आज भारत के अंदर हमने जब 1947 में जब हमने आजादी पाई तो उसके पहले अगर आप देखेंगे तो चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, उन्होंने अखबार निकाला था, मराठा अखबार उनके नाम से था, केसरी था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया अखबार निकाला था और हरिजन अखबार निकाला था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक करके अखबार निकाला था। और ये सब लोग उन अखबार के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, जो फीडबैक मिलता था उसके हिसाब से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को तय करते थे। तो बेसिकली अखबार जो था वो लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने का एक रास्ता था, एक तरीका था। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब सवाल खड़ा हुआ कि भाई अब हमें कौन सा रास्ता लोकतंत्र का अख्तियार करना है, तो हमने लोकतंत्र अख्तियार किया, हमने संसदीय लोकतंत्र को अख्तियार किया, जहां हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। कोई आदमी बाई बर्थ जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और वहां पे लोगों को कहने की आजादी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, और राइट टू लिबर्टी होगी, राइट टू लाइफ होगा, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी होगी। और
वहां से हमारे यहाँ कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस कोई अलग से नहीं है, जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसी से हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या हमने प्रेस की आजादी की बात की। तो अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पत्रकारिता धीरे धीरे इवॉल्व हुई। ये बात बिल्कुल सच आप लोगों ने कहा कि पत्रकारिता आजादी के पहले एक मिशन थी, आजादी के बाद लंबे समय तक पत्रकारिता अपने आप एक पैशन था, एक आदर्शवाद था। फिर आजादी की कुछ समय के बाद फिर ये एक प्रोफेशन में जो अपने आप में कन्वर्ट हो गया। और आज की तारीख मुझे लगता है कि प्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना तो वो मिशन है, ना वो पैशन है, ना ही प्रोफेशन है, बल्कि अपने आप में प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हम लोगों ने आज तक जब मैं 1994 में मैं टीवी में आया था, उस वक्त BITV नाम का एक टीवी चैनल हुआ करता था। उस BITV के एक साल के अंतर की थी आज तक मुझे ऑफर है, तो मैंने आज तक ज्वाइन किया। SP सिंह उनके पहले संपादक थे और SP उस जमाने में 20 मिनट का कार्यक्रम टीवी चैनल पे आया करता था और उसमें एक ही चीज थी, वो ये थी कि आप प्रोफेशनली कैसे हिंदी में न्यूज को जनता तक पहुंचाए। इसके अलावा दूसरा कोई हमारे पास वो नहीं था प्रोफेशनली। तो जो भी रिपोर्टर कोई खबर लिखता था उस खबर को कई लेवल पे वेरीफाई किया जाता था, डेस्क पर भी कई लेवल पे उसको ले जाके उसको चेक करते थे कि भाई गलत है सही है। कई बार खबरें लिखी जाती थी तो फाइनली जब वो लोगों के पास बुलेटिन के फॉर्म में जाता था तो लोगों को ये यकीन हुआ कि नहीं ये बात जो कह रहे हैं वो सच है। वो क्रेडिबिलिटी थी आज तक की। और इस क्रेडिबिलिटी का मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि कितना लोकप्रिय था कि मैं 96 में जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मैं फारूक अब्दुल्ला की विधानसभा थी गांदरबल, जो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और वहां पे गांव में खड़े होकर मैं कैमरे के सामने अपना PTC कर रहा था। वो जो आप देखते हैं कि रिपोर्टर कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो हम लोग उसको PTC कहते हैं, पीस टू कैमरा। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक 10 साल का लड़का कैमरे के सामने आया और उसने कहा आशुतोष दिल्ली आज तक। और मैं इतना अंदर से खुश हुआ, मुझे लगा कि जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती कि एक 10 साल के लड़के को पता है कि आप आज तक में काम करते हैं, आपका नाम आशुतोष है और वो दिल्ली शहर के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर के दूर पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोटे से गांव में। ये क्रेडिबिलिटी थी आज तक की। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं आज तक नहीं देख लेता तब तक मेरा खाना नहीं बचता। ये क्रेडिबिलिटी थी टीवी चैनल्स के उस जमाने में। आज के संदर्भ में जब हम सवाल देखते हैं तो मुझे लगता है नहीं है कि कोई किसी टीवी चैनल्स को देखकर आप ये कह सकते हैं कि नहीं इसकी क्रेडिबिलिटी है और इस पे आने वाली खबर को मैं 100% सही मानता हूं। तो वो बहुत छोटी टीम थी, लेकिन उस छोटी टीम में रिपोर्टर की खबर सीधे टीवी पे नहीं जाती थी। वो डेस्क पर बहुत ही सीनियर लोग हुआ करते थे, बड़ा एक्सपीरियंस लोग हुआ करते थे और वो कई बार रीचेक करते थे, वेरीफाई करते थे और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आता। तभी जो आपके भाई अमित जी ने कहा कि व्हाट्सएप का जमाना है, देखिए व्हाट्सएप जर्नलिज्म नहीं है, हम उससे कंफ्यूज ना करें। टीवी चैनल्स जर्नलिज्म है, अखबार जर्नलिज्म है, जो वेबसाइट्स है वो जर्नलिज्म है, क्योंकि वहां पे खबरों की प्रोसेसिंग करने का एक तरीका वहां पे है। तो आज तक का मेरा जो अनुभव था वो इस लिहाज से बहुत ही रिच था और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता के सरोकार क्या होते हैं और कैसे पत्रकार को जो है वो सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। जी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज तक के समय में एक क्रेडिबिलिटी थी और उस टाइम में एक ऐसी बात भी थी कि आज तक चैनल ने और जो 20 मिनट का उसके पहले बुलेटिन आता था वो लोगों को एक अलग तरह से अपनी बात रखने के लिए और न्यूज जो पहले दूरदर्शन की आती थी उससे हटके जो आज तक ने प्रस्तुत किया वो अपने आप में लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इस वजह से बहुत लोगों का जुड़ाव हुआ और ये 20 मिनट के कार्यक्रम से एक चैनल के रूप में परिवर्तित हो गया। हमारे साथ कुछ अन्य मीडिया एजुकेटर्स और प्रोफेसर भी जुड़ रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ से कुंवर सुरेंद्र बहादुर जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मीडिया एजुकेटर्स, प्रोफेसर नरेंद्र कौशिक भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सर ये तो आज तक के समय की बात हुई, उसके बाद अगर हम बात करें आज तक के बाद की जो पत्रकारिता आई और आज तक के साथ साथ जो अदर चैनल्स आए और धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब ये किसी पार्टी के चैनल होते जा रहे हैं।
और लोगों का विश्वास था। पहले तो कुछ पत्रकार ही बता पाते थे कि ये चैनल इस पार्टी से जुड़ा है या ये न्यूज़पेपर इस पार्टी से जुड़ा है, लेकिन धीरे धीरे आज इतना स्तर पहुंच गया है कि सामान्य लोग भी ये जानने लगे हैं कि अगर ये चैनल है तो इस चैनल इस सरकार के विरोध में लिखेगा या इस पार्टी के विरोध में लिखेगा, इस पार्टी के फेवर में लिखेगा। इस पे क्या कहना है सर? देखिए, मेरी इसमें राय थोड़ी सी अलग है। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप किसी अखबार अगर है, पत्रकार हैं, तो आप किसी एक विचारधारा से आपका अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, या आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। मैं दरअसल मेरा थोड़ा सा रेडिकल विचार इस मामले में है। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी जो इंसान है जो पैदा हुआ है, उसकी एक विचारधारा होती ही होती है। आप उसको उस विचारधारा से अलग नहीं कर सकते हैं। जिस शहर में आप पैदा होते हैं, जिस परिवार में आप पैदा होते हैं, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में आप सांस लेते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवेश आपके मन में, आपकी मानसिकता को बहुत कायदे से न केवल प्रभावित करता है बल्कि उसको एक शेप भी देता है। तो आप विचारधारा शून्य नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, इसलिए जैसे कि दूसरी बात क्या है कि कुछ पॉलिटिकल विचारधारा होती है, तो वो पॉलिटिकल विचारधारा से भी आप जब जैसे जैसे ग्रो करते हैं, आप सिटीजन्स के रोल में आते हैं, आप भी उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो एज अ वोटर पत्रकार हैं, कभी कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, कभी बीजेपी को वोट करते हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, कुछ लोग बीएसपी को वोट करते हैं। तो वो तभी वोट करते हैं जब उनके मन में एक विचारधारा होती, उस पॉलिटिकल पार्टी को लेके एक एफिनिटी होती है उनके अंदर। मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर आप लोकतंत्र के अंदर हैं तो विचारधाराओं का द्वंद्व होगा, उनके बीच में घर्षण होगा, संघर्ष भी होगा। संघर्ष बहुत जरूरी है लोकतंत्र के डायनेमिज्म के लिए। अगर संघर्ष नहीं होगा तो डायनेमिज्म नहीं होगा। रॉयल्टी में, मोनार्की में संघर्ष नहीं था विचारों का, तो वहां राजा ने जो कह दिया वो अंतिम बात हुआ करती थी और उसको कोई कंटेस्ट नहीं करता था। या चर्च में जो बात कह दी जाती थी फिर वो अंतिम बात होती थी, आप उनसे अलग बात नहीं करते थे। लेकिन जब साइंटिफिक जब साइंटिफिक नैरेटिव इस दुनिया के अंदर आया, जब न्यूटन जैसे लोग आए, बेकन जैसे लोग आए, तो उन लोगों ने जो एस्टैब्लिश्ड बातें थी उनको चैलेंज करना शुरू किया। जब चैलेंज करना शुरू किया तो सभ्यताएं आगे बढ़ी। आज हम जिस मकाम पे बैठे हुए हैं, अगर उस वक्त के विचारकों ने, उस वक्त के वैज्ञानिकों ने, उस वक्त के लोगों ने अगर स्थापित विचारों को अगर चुनौती नहीं दी होती तो आज सभ्यता यहां तक नहीं पहुंची होती। तो मैं मानता हूं कि पत्रकारिता के अंदर भी विचारधाराएं होंगी। दिक्कत कहां पे, एक ये बात कहने के पहले मैं छोटी सी बात जरूर कहूंगा। आप जैसे अमेरिका के अंदर चले, आप लंदन के अंदर जाए तो आपको मिलेगा कि कुछ अखबार हैं जो घोषित तौर पर वामपंथी है, जो लेबर पार्टी से सहानुभूति रखते हैं। कुछ अखबार है जो घोषित तौर पर टोरी है, जो राजनीतिक दल है उससे वो सहानुभूति रखते हैं। द गार्डियन अखबार है वो लेफ्ट से है और द टाइम है वो टोरी के साथ है। इकोनॉमिस्ट दुनिया का इतनी बड़ी मैगजीन है, वो घोषित तौर पर राइटिस्ट है, दक्षिणपंथी है। लेकिन न तो गार्डियन की क्रेडिबिलिटी पर आपको सवाल खड़े होते हैं, न द टाइम्स के क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं, न द इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि फंडामेंटल जर्नलिज्म का क्या है? फंडामेंटल है इंफॉर्मेशन इज सैक्रोसेंट। सूचना पवित्र है, सूचना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, उस सूचना को देखने का मेरा नजरिया अलग हो सकता है। इसीलिए आप हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखेंगे द हिंदू अखबार है, जो नाम तो हिंदू है लेकिन वो वामपंथी उसकी लीनिंग है। आप दैनिक जागरण देखेंगे, उसकी लीनिंग आपको दक्षिणपंथ की नजर आती है। द इंडियन एक्सप्रेस को आप देखेंगे तो सेंट्रिस्ट लाइन लेके चलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट अखबार है। लेकिन जब कोई पत्रकार, जब कोई अखबार या जब कोई टीवी चैनल, जब वो सूचना के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, उसको मैनिपुलेट करने लगते हैं, तब दिक्कत पैदा होती है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो कम से कम दिल्ली में मिलने वाले जो अंग्रेजी के ज्यादातर अखबार हैं, बल्कि मैं कहूंगा 90% अखबार जो हैं, चाहे वो हिंदी को चाहे अंग्रेजी के हैं, वो तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इसलिए उन अखबारों की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन अगर आप उनके बरक्स अगर आप टीवी चैनल्स को देखेंगे तो टीवी चैनल्स में तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तथ्यों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक विचारधारा से प्रभावित होकर
उस विचारधारा का जो अभीष्ट है उसको पूरा करने के लिए उस तथ्य को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहां पे प्रॉब्लम है। इसीलिए आज आपको किसी भी टीवी चैनल्स पर यकीन नहीं होता, आप कहते हैं कि सरकार की भाषा बोला, तो सरकार की भाषा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ्य परख होनी चाहिए, फैक्ट के आधार पर होने चाहिए। फैक्ट को मैनिपुलेट मत करिए, फैक्ट को विचारधारा में आप जो है वो आप वो मत करिए। अभी 2 दिन पहले की बात यह है कि एक खबर चल गई। खबर क्या चल गई कि भारत ने पीओके पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। 15 मिनट के बाद जो है वो आर्मी ने इसका खंडन कर दिया। अब इसके 2 कारण हैं क्यों ऐसा हुआ। एक तो ये है कि आज की तारीख में जो पत्रकारिता में जो लोग हैं, खासकर टीवी चैनल्स में, उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है जो हम लोगों की ट्रेनिंग हुआ करती थी कि हम लोग कोई तथ्य अगर आता तो 4 बार उसको कंफर्म नहीं करते थे तो हम लोग बड़ी डांट पड़ती थी। आज जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा की वजह से हम उनसे पहले खबर चला दे तो हमको टीआरपी मिल जाएगी। उस आपाधापी में खबरों को कंफर्म करना, रिकंफर्म करना, वो लगभग खत्म हो गया है, जिसकी वजह से खबर चली। दूसरा, हमारे पर विचारधारा इतनी हावी हो गई है कि पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 है, पीओके दुश्मन नंबर 1 है, और देखो भारतीय सेना ने कैसे जाके उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इस एक्साइटमेंट में आपने वो खबर चला दी। तो क्रेडिबिलिटी की जो क्राइसिस हुई, उसके 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण। एक, आपको जो ड्रिल है पत्रकारिता की, उससे निकलकर आप नहीं करना चाहते उन चीजों को। जैसे कोई डॉक्टर होता है, जब आप जो क्वैक होता है वो क्या करता है, जैसे आप जाएगा, आपकी नाड़ी देखेगा, आपको 4 चीजें बता देगा। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपकी नाड़ी देखेगा, फिर आपसे सवाल पूछेगा, आपके माँ बाप के बारे में बातचीत करेगा, आपने कौन कौन सी दवाइयां ली उसके बारे में बातचीत करेगा, और फिर वो अगर फिर भी कंफ्यूज रहेगा तो कहेगा नहीं भाई साहब आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, शाम तक करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए। और जब वो सारी चीजों से कंफर्म होता है तब कहता है नहीं आपको ये दिक्कत है। तो पत्रकारिता में आज क्वैक्स आ गए हैं, उनको वो पूरी प्रोसेस का अंदाजा नहीं है, और विचारधारा से इतने ज्यादा वो आह्लादित हो गए हैं कि वो फौरन एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। डॉक्टर और पत्रकार अगर एक्साइटेड हो जाएगा तो पत्रकारिता नहीं कर सकेगा, डॉक्टरी नहीं कर सकेगा। तो जो क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस आज हो रही है, इसके ये कुछ बहुत बुनियादी कारण मुझे समझ में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े, आपसे पूछना चाहते हैं। तो शिशिर सिन्हा जी, अपना सवाल आप करें। सर अपना ऑडियो प्लीज। हमारी आवाज? हाँ बिल्कुल। आशु भैया नमस्कार। नमस्कार शिशिर जी। और हम हमेशा इनको आशु भैया कहते हैं क्योंकि हम आज तक के जमाने से हम लोगों ने साथ काम किया है। हमारी कॉपी ये क्लियर करते थे, और जब तक ये क्लियर नहीं करते तो वो ऑनलाइन नहीं होता था। तो इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, और आज भी मैं इसीलिए इनको एक बड़े भाई की तरह ही इज्जत देता हूँ। इसलिए मैं आशु भैया एक अपनापन के नाते से कहता हूँ मैं। देखिए, मुझे एक, आपने अभी जब बात की विचारधारा की बात की, मुझे एक बात जो हमेशा ये लगती है कि विचारधारा एक चैनल का मालिक, एक अखबार का मालिक तय करता है, लेकिन बदनामी जो है वो पत्रकारों के नाम रखती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा ये मानना ये है कि जब कोई संपादक किसी चैनल को ज्वाइन कर रहा है तो जानते बूझते ज्वाइन करता है कि उस चैनल की विचारधारा क्या है, या उसका विजन क्या है, उसका एडिटोरियल विजन क्या है। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर कोई मालिक है या कोई मालिक उसके लिए जिम्मेदार है, पत्रकार भी उसके लिए जिम्मेदार है। आपको मालूम है कि फला चैनल में वो कांग्रेस का गुणगान गाया जाएगा, और आप उस चैनल को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी एफिनिटी, आपका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं है, आप उसकी बात से सहमत है। या कोई टीवी चैनल है जो सुबह से शाम तक मोदी जी की तारीफ करता है, आरएसएस की तारीफ करता है, हिंदुत्व की बातें करता है, और आप उसको ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं है वहां पे, या आप जानते हुए उससे ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में आप कंप्लेन मत करिए। आप, हाँ, नौकरी की समस्या होगी, लेकिन अगर आप उस अखबार की, उस टीवी चैनल की या उस वेबसाइट की विचारधारा से सहमत नहीं है, तो मेरा कहना ये कि फिर आप उसको ज्वाइन मत करिए। अगर आप ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अगर आप फिर रोना शुरू करेंगे तो ये मेरे लिए मुझे ठीक बात नहीं लगती है। हाँ, अगर आपको कुछ गलत काम करने के लिए वो कहता है, प्रेशर आपके ऊपर डालता है,
तभी आपका नैतिक दायित्व है कि आप उनको कन्फ्रंट करें और कन्फ्रंट करने के बाद कहें कि नहीं, मैं इसलिए आपके अखबार में नहीं आया था। मुझे जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, ये 3 चीजें थी जिस पर मेरी आपसे बातचीत हुई थी। आप चूंकि आप उन बातचीत से लड़ रहे हैं, इसलिए मैं ये करने के लिए बाध्य नहीं हूं, और अगर फिर भी दबाव पड़ता है तो आपको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए उस स्थान। और ऐसा मेरे कई मित्र लोग हैं जिन्होंने छोड़ा भी। तो एक छोटी सी बात और मैं ऐड कर दूं, अजय सर, अगर आपकी इजाजत हो। क्योंकि आपने बात की भी छोड़ दे, तो मतलब इसका सीधा सीधा मतलब मैं ये कहूं कि हमें प्रोफेशनल के तौर पे ही देखना है, मिशन की बात हमें भूल जाना चाहिए। नहीं, मिशन क्या है? मिशन समय समय पर बदलता रहता है। जैसे आजादी के समय की जो पत्रकारिता थी, उसका मिशन था भारत को आजाद कराना। वो पत्रकारिता बिल्कुल अलग थी। आजादी के बाद जो मैंने कहा कि एक तरीके का पैशन था, वो पैशन क्या था? आजाद मुल्क के अंदर नेशन बिल्डिंग में पत्रकारिता की एक रेगुलर भूमिका होनी चाहिए। या जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब 70-80 के दशक में जब हम जब पत्रकारिता प्रोफेशनल रूप में सामने आई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो 60-70 का दशक था तब पूरा सारे अखबार शाम तक बैठे रहते थे और उनको लगता है कोई हेडलाइन नहीं मिल रही, तो जैसे प्रधानमंत्री का कोई बयान आता था उसको हेडलाइन बना दी जाती थी। तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते थे, वो ऑटोमेटिकली हेडलाइन हो जाती थी। आज की तारीख में ऐसा है क्या? 80 के दशक के बाद से अगर आप देखेंगे तो 80 के दशक के बाद से हेडलाइन, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, जरूरी नहीं वो हेडलाइन, जब तक वो ऐसी बात ना कहे जिसकी वजह से हेडलाइन बनने के योग्य हो। तो पत्रकारिता ने एक करवट ली। मुझे लगा कि वो एक अच्छा बदलाव था कि खबर को उसकी जो नवैयत है उसके आधार पर तय करना कि ये खबर अगर कहीं 60 लोगों की मौत हो गई है, कहीं 30 लोगों की मौत हो गई, तो वो पहली हेडलाइन होगी, दूसरी हेडलाइन होगी, उसमें बैकग्राउंडर आएगा, उसमें मैप आएगा, और न कि प्रधानमंत्री ने कोई बात कह दी जिसका कोई मतलब नहीं है, आपने उसको हेडलाइन बना दी। तो एक प्रोफेशनल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने देखना शुरू किया है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज तो एक ऐसा बदलाव आ गया जिसमें कि आप जानते बुझते आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। हम लोगों को बताया गया था जब दंगे होंगे तो आप उसमें हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि दो धड़ों के बीच में या दो वर्गों के बीच में लड़ाई हुई। आज तो न केवल ये कहा जाता है हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, बल्कि विविध डिस्क्रिप्शन भी देते हैं जिसकी वजह से दंगे और भड़कने की संभावना होती है। आज आप तबलीगी जमात के नाम पे जिस तरीके से हमारे पिछले साल जो या इसी साल जो गंदगी टीवी चैनल्स ने की है, जिस पर कि सब जगह जिस पे बात हुई है, अभी महाराष्ट्र हाईकोर्ट का फैसला उस पर आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणियां की हैं, अब तो कोर्ट ने भी, सरकार ने भी काफी हद तक उसको माना है। वो क्या था? वो पत्रकारिता थोड़ी थी। अगर मान लीजिए कि सरकार की तरफ से रोज ब्रीफिंग कहा जाता था कि तबलीगी जमात के इतने लोग पकड़े गए, इनको इतना कोरोना वायरस हुआ, एक अलग से सिंगल सोर्स बना दिया गया, तो क्या पत्रकारों का धर्म ये नहीं था कि वो इस मिथ को डिमोलिश करें? मुझे तो नहीं लगता किसी पत्रकार ने उसको डिमोलिश किया है। तो मेरा अपना ये मानना ये है कि पत्रकार जब तथ्यों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है तब सारी समस्या होती है। मुझे हिंदू अखबार से कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी में मैं कभी भी लेफ्टिस्ट नहीं रहा, लेकिन हिंदू अखबार मुझे आज भी अच्छा लगता है, मैं आज भी पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पे तथ्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि मैं जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूं तो तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूं तो तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं फला चैनल को अगर देखूंगा तो वहां पे तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा, और वो उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो कहीं और से आ रही है, और जो दिखा रहा है वो सच नहीं है। मुझे वहां पे प्रॉब्लम है। मुझे ना तो आरएसएस से प्रॉब्लम है, ना कांग्रेस से प्रॉब्लम है, ना लेफ्ट से प्रॉब्लम है, ना नक्सल से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम इस बात को लेकर यह है कि आपका काम सूचना को देना है, सूचना के साथ खिलवाड़ मत करिए, कि जो सूचना आप दे रहे हैं वो सूचना जो है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडेंट्स तो आज नहीं जुड़ पाए क्योंकि संडे था, तो हमारे मीडिया एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं और वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है उपलब्ध रहेगी तो यूट्यूब के ऊपर, तो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक आप जो लोग युवा हैं और पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में वो पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अगर वो आना चाहते हैं तो मीडिया में किस तरह की प्रिपरेशन, जैसा कि हम लोग सिखाते हैं कि आपको निष्पक्ष रहना है, साहसी रहना है, बहुत सारी और बातें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता था जो भी मेरी इस बातचीत में नहीं आ पाई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आज अभी तक 2014 या 2010 के पहले, बल्कि इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत अगर आप देखें 1989-90 के आसपास हुई थी, कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया था वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया था, या आप उसको लिबरल मीडिया कहें, लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया था। हिंदुस्तान को राइट ऑफ द सेंटर मीडिया की आदत नहीं थी। 2014 के बाद से राइट ऑफ द सेंटर मीडिया इस देश के अंदर आया है। तो पहले जहां लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया या लिबरल मीडिया की मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को राइट ऑफ द सेंटर मीडिया ने तोड़ा है। राइटेस्ट मीडिया आया जिसने तोड़ा है उस मोनोपोली को। तो कभी हमारे बहुत सारे जो लिबरल मित्र हैं या जो हमारे जो लेफ्टिस्ट मित्र हैं, उनको इस बात को लेकर बहुत तकलीफ और बड़ी परेशानी होती है। मेरा मानना यह कि इससे आपको तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए, और राइट ऑफ द सेंटर मीडिया के साथ रहने की हमें आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया के अगर अपने कंसर्न्स हैं कि कश्मीर के मसले पर उनके विचार और राइट ऑफ द सेंटर मीडिया के विचार बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए या नहीं बातचीत होनी चाहिए, इस पर लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया और राइट ऑफ द सेंटर मीडिया की बिल्कुल अलग विचार है। लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया कहेगा कि नहीं, पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, और राइट ऑफ द सेंटर कहेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि ये भारत के अंदर ये बेहम करता है, आतंकवाद फैलाता है, इसलिए हमें उससे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया के लिए ह्यूमन राइट्स अपने आप में, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा इशू होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन राइट ऑफ द सेंटर मीडिया कहेगा ना, ह्यूमन राइट्स क्या सेना का ह्यूमन राइट्स नहीं होता, क्या जो है पुलिस का ह्यूमन राइट्स नहीं होता है। ये अगर भारत से आजाद होने की बात करेंगे तो इनके साथ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तो लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया, राइट ऑफ द सेंटर मीडिया के अपने अपने अलग अलग कंसर्न्स हैं, इनकी अपनी अलग अलग इनके सरोकार हैं, और दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसने कभी नहीं छुपाई, धारा 370 नहीं खत्म होना, पहले दिन से कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो अगर वो सत्ता में आएंगे तो अपने मुद्दों को लागू करेंगे, और अगर लागू करेंगे तो लिबरल लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया को ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए, प्रॉब्लम क्यों नहीं? उन्होंने कुछ छुपाया तो है नहीं। भैया 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जब धारा 370 संसद के अंदर हटाने का प्रयास किया, तो हम इतना रो कलप क्यों रहे हैं? जनता ने उनको मैंडेट दिया, वो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से राइट ऑफ द सेंटर मीडिया जो है वो धारा 370 के ऊपर बात करेगा और उसको अलग तरीके से बात करेगा। तो पहली बात यह है कि हमें आदत डालनी पड़ेगी कि 2 तरीके की मीडिया इस देश के अंदर है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया, राइट ऑफ द सेंटर मीडिया, और दोनों को के साथ रहने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब जो मैंने पहले भी कहा कि अगर लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया अगर तथ्यों को मैनिपुलेट करता है तो मुझे प्रॉब्लम है, अगर राइट ऑफ द सेंटर मीडिया तथ्यों को मैनिपुलेट करता है तो मुझे प्रॉब्लम है। दोनों को तथ्यों के साथ मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच की बात कहनी चाहिए। तो मीडिया का काम है सच सामने रखना। दूसरी बात क्या है कि हम सोशल मीडिया से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म नहीं है, मीडिया शब्द वहां गलत लगा हुआ है। सोशल मीडिया जर्नलिज्म क्या है? अगर किसी रिपोर्टर के पास कोई खबर आती है, कोई जानकारी मिलती है, तो उस खबर को प्रोसेस करके जनता तक पहुंचाने के बीच में एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के थ्रू खबर जब निकल के जाती है, सच के संवर के जब अखबारों के फ्रंट पेज पे छपती है या टीवी चैनल्स पे जाती है, वो खबर है जहां चेक एंड बैलेंसेस हैं, जहां वेरिफिकेशंस के टूल्स हैं। तो जब वो खबर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखती है, या आपको हिंदुस्तान टाइम्स में दिखती है, या आपको आज तक में दिखती है, तो आप मानते हैं कि नहीं ये खबर सच होगी, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू निकली हुई है। सोशल मीडिया में क्या है कि ये प्रोसेस एब्सेंट है। मैंने कोई चीज देखी और मैंने फौरन उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, और आपको लगा कि नहीं इन्होंने ये तो सही बात कह रहे हैं। वहां पे कहां वो टूल्स हैं, वेरिफिकेशन के टूल्स कहां हैं, चेक एंड बैलेंसेस कहां हैं, फिल्टर्स कहां नहीं फिल्टर्स हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज आ रही है, तो अगर कोई आदमी उसको जर्नलिज्म मान के उसको यकीन कर रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उस मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है। वो मीडिया वैसा ही है। इसलिए मैं जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो सुबह उठ के कम से कम 10 अखबार पढ़ें। अगर आप 10 अखबार नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पत्रकार बनने की बात ना सोचें। लोगों को लगेगा कि 10 अखबार कौन पढ़ सकता, दुनिया कोई आदमी नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकता है। आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको अपना एक पसंदीदा अखबार चूज करना हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे वो फ्री प्रेस जर्नल हो, चाहे कोई भी अखबार हो। आप या आपका राजस्थान पत्रिका, एक अखबार चूज करिए, उसको कवर टू कवर पढ़ डालिए आप, शुरू से लेकर अंत तक। आप खबरें दरअसल सारी नहीं पढ़ते, कुछ आपको जो इंटरेस्ट होती है वो खबरें पढ़ते चले जाते हैं। तो
जब आपने एक अखबार पूरी तरीके से पढ़ लिया जिसमें आपको आधे घंटे लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप बाकी के 9 अखबार उठाते हैं तो आपको लगभग 80% खबरें एक जैसी होती हैं, बिल्कुल अलग एक। तो आपको 80% खबरें नहीं पढ़नी होती। आप जब पेजेस फ्लिप करते हैं तो आपको हर पेज पे 1-2 खबर ऐसी मिल जाती है जो दूसरे अखबार में नहीं थी, तो आप उसको पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप तीसरे चौथे अखबार तक आते हैं उसके बाद आप अखबार के पन्ने खाली पलटते हैं और आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उससे फायदा क्या होता है कि अगर आपने केयरफुली अखबार चूज किया हुआ है तो आपको हिंदू अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको साउथ इंडिया के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर आपने सेंटिनल अखबार पढ़ा ले रखा तो आपको असम के बीच में जानकारी मिल जाती है। राजस्थान पत्रिका अगर आपके पास है तो आपको राजस्थान और आसपास के इलाकों की जानकारी मिल जाती है। भास्कर और दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश यहाँ के इलाकों की जानकारी मिल जाती है। तो एक चीज क्या होता है कि आपको पूरे पत्रकार बनना है तो पूरे देश के बारे में, छोटी बड़ी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि कम से कम अगर आप 10 अखबार नहीं पढ़ सकते हैं तो कृपया पत्रकारिता में मत आइए। या फिर आप रिपोर्टर तो बन जाएंगे, सब एडिटर बन जाएंगे, आगे आप ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। व्हाट्सएप पे कोई भी चीज आएगी, अगर आप उसको बिलीव करेंगे तो आप जिंदगी में कभी पत्रकार नहीं बन सकते। आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये आपके प्राइवेट एक्सप्रेशन की जगह हैं। यहाँ पे आने वाली खबर या सूचना सही है इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए आप उस पर यकीन करना बंद कर दीजिए। तीसरी बात क्या है कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको लगातार अपने आप को पढ़ते रहना पड़ेगा। ये नहीं ग्रेजुएशन कर लिया या मास मीडिया में जर्नलिज्म कर लिया तो उसके बाद आपने पढ़ना बंद कर दिया। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिक्स कवर करते हैं तो आपको 47 के पहले 47 के बाद के भारत का इतिहास आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री की जानकारी, आपको बेसिक हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक सोशियोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा। और चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो टीवी में ज्वाइन करूंगा, कल मैं टीवी पे एंकरिंग करना शुरू कर दूंगा, तो माफ करिएगा, पत्रकारिता मत करिएगा। पत्रकारिता टीवी एंकरिंग नहीं है। 1000 लोगों में 2, 3, 4, 5, 6 लोग ही टीवी एंकर बनते हैं, और वो भी एक स्पेशलाइज्ड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टूल है, वो स्पेशलाइज्ड स्किल है। उस स्किल के तहत ही जो है आप चीजों को कर पाते हैं। माफ करिएगा, मुझे गेट पे कोई है, मेरा दरवाजा खोलना पड़ेगा। वो स्पेशलाइज्ड टूल है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। अंदर बंद कर दे। तो इसलिए आपको ये तय करना होगा कि आप डेस्क पर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप अच्छा बुलेटिन बना सकते हैं, ये सब अपने आप में स्पेशलाइज्ड है। आप फीचर अच्छा कर सकते हैं या आप रिपोर्टिंग अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप में लिखने की क्षमता है लेकिन आप जो है वो अड़ गए कि नहीं मुझे तो टीवी के सामने ही आना है। हो सकता है अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप अखबार में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वहां पे आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन, आपको बनना है एंकर और एंकर बनने के गुण नहीं है, तो हो सकता है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप फ्रस्ट्रेट होकर आप आत्महत्या के कगार पहुंच जाए। तो इसलिए इन सब अपने स्किल को पहचानना सबसे जरूरी चीज होती है। पत्रकार के तौर पे आप पहचानिए, आपका रिपोर्टिंग स्किल है, आपका राइटिंग स्किल है, आपका बुलेटिन प्रोड्यूस करने का स्किल है, आपका ग्राफिक्स बनाने का स्किल है, आप जो है वो फीचर राइटिंग अच्छी करते हैं या आप न्यूज राइटिंग अच्छी करते हैं, साइंस राइटिंग अच्छी करते हैं, या बिजनेस जर्नलिज्म में आपका मन लगता है, या फिर आपको स्पोर्ट्स में मन लगता है, तो ये अपनी स्किल्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ऐसा नहीं, पत्रकारिता कोई बहुत आसान विधा है, बहुत ही मुश्किल विधा है। आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीजों को नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया उन छात्रों को जो कि इसको देखेंगे। अब मैं डॉक्टर कुलदीप सेवान जो कि जेडी गोयनका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनसे मैं कहूंगा कि जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं वो अरेंज करें। अगर वो अवेलेबल हैं तो उनसे कहें कुछ प्रश्न पूछें, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उनके प्रश्न आप पूछ के इस राउंड को क्लियर कराएं। डॉक्टर कुलदीप सेवान जी, नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर,
सर का एक सवाल है, अगर सर अवेलेबल हैं नरेंद्र जी, मैं देख अवेलेबल हूँ। यस सर। आशुतोष जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र कौशिक हूँ। जी आपने ऑफ एंड ऑन कई बार बात हुई है। मैं जब बैंकॉक पोस्ट के लिए काम करता था जी 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 और जर्नलिस्ट रहा हूँ मैं 20 साल तक। जी जी मैं ये जानना चाहता था आशुतोष जी, जी हम लोग लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया जो है उसके साथ में इतना सॉफ्ट क्यों? और दूसरा, मुझे ये जानना है कि हम लोग हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि राइट विंग में लिबरल हो ही नहीं सकता आदमी? ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, ये आपने बहुत बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल आपने खड़ा कर दिया है, जिसपे कम से कम बहुत लंबा वक्त लगेगा इसके जवाब देने में। मैं एक बात तो देखिए, ये मेरे लिए भी बड़े गूढ़ अध्ययन का विषय है। मैंने आपसे कहा कि देखिए 2014 के बाद से लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया, राइट ऑफ द सेंटर मीडिया दोनों मीडिया है। तो हमारे जो लेफ्ट लिबरल दोस्त हैं उनको इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि राइट ऑफ द सेंटर मीडिया क्यों है। मैंने ये भी कहा कि उनके अपने कंसर्न्स होंगे, उनके अपने इश्यूज होंगे, उनकी अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग होगी, उनका अपना एक फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड होगा, और वो उसी हिसाब से खबरों को देखेंगे जैसे लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया अपने हिसाब से खबरों को देखता है। इन दोनों के बीच में टकराव भी होगा, इन दोनों के बीच में घर्षण भी होगा। तो इसमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राइट ऑफ द सेंटर होने के बावजूद भी आदमी लिबरल हो सकता है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिबरल हम मेरे पिताजी जैसे हैं। मैं अपने पिताजी के बारे में कह सकता हूं कि मेरे फादर मोदी जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो आरएसएस के सपोर्टर हैं, लेकिन वो अपने इथॉस में वो पूरी तरीके से लिबरल हैं और उनको इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं एक नॉन बिलीवर हूं या नॉन बिलीवर नहीं। जब वो यहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, नोएडा आते हैं, तो सुबह उठते हैं, 5 बजे नहाते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा तुम पूजा क्यों नहीं करते, तुम भगवान का आस्था क्यों नहीं रखते, अगर तुम नहीं करोगे तुमको घर से निकाल दूंगा। आज तक उन्होंने मुझसे नहीं कहा। तो मैं आपकी इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि राइटिस्ट होने के बावजूद भी आप लिबरल हो सकते हैं और लिबरल हो सकते हैं। जो हमारे लेफ्ट लिबरल के प्रति जो आपने कहा कि सॉफ्ट हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब दो टूक देना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। सवाल सॉफ्ट का नहीं है, सवाल क्या है कि लेफ्ट ऑफ द लिबरल जो मीडिया है, लेफ्ट ऑफ द लिबरल मीडिया है, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी लेगेसी। डॉक्टर नरेंद्र, अपना माइक आप ऑफ कर दें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है प्लीज। लेफ्ट ऑफ द लिबरल मीडिया, लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया की एक लेगेसी है, लंबी लेगेसी है, और उस लेगेसी में जो है ये आप मानेंगे कि उस लेगेसी में आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म है उसमें। हम आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका है। अखबारों के अंदर मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर ही है, मोस्ट ऑफ देम। या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, और तो एक तरीके का एक्सीलेंस है वहां पे। राइट ऑफ द सेंटर मीडिया जो हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें उसको अभी इवॉल्व करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है राइट ऑफ द सेंटर मीडिया की, वो आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसी विचारधाराओं को लेकर हो गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समाज के अंदर विभाजन की बातें करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो राइट ऑफ द सेंटर मीडिया की पहचान फेक न्यूज के तौर पर होगी। फॉक्स न्यूज क्या है? राइट ऑफ द सेंटर मीडिया है। वो जिस तरीके से मुद्दों को रखता है, जिस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है, जिस तरीके से वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, जिस तरीके से फेक न्यूज को न्यूज बनाने की करता है, तो ये एक दुनिया में राइट ऑफ द सेंटर मीडिया एक नया फिनोमिनन है। इस फिनोमिनन को हमें समझना पड़ेगा और उसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना। हो सकता है मेरी राय से सहमत ना हो। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे राइटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हिंदुस्तान में कितने, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप शायद 10 नाम भी नहीं बता पाएंगे। या राइटिस्ट फिल्म मेकर्स कितने हैं, तो जो एक्सेलेंस है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनका नाम है, आप शायद नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप लेफ्टिस्ट अगर इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात करेंगे तो कम से कम 100 नाम आपके सामने आ जाएंगे। 100 फिल्म मेकर्स के नाम आ जाएंगे, चाहे वो श्याम बेनेगल हो, चाहे वो अदूर बालकृष्णन हो, चाहे वो सत्यजीत रे हो, या फिर सौमित्र चैटर्जी हो। तो बहुत सारे नाम आपको मिल जाते हैं। राइट विंग में अभी आपको अगर आप राइटिस्ट इंटेलेक्चुअल के बारे में बात करेंगे तो शायद स्वपन दास गुप्ता आपको एक नाम याद आ जाएंगे, गिरिराज जैन दूसरा नाम याद आ जाए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी के नाम आपको बड़ी मुश्किल से आपको खोजने पड़ेंगे। कोई अगर आर्टिस्ट अगर आप खोजेंगे तो शायद आर्टिस्ट भी आपको नहीं मिल पाएंगे राइट ऑफ द सेंटर उस लिहाज से।
तो ये एक इस मीडियम को और इस थॉट प्रोसेस को ओवर पीरियड ऑफ टाइम अभी काफी ग्रो करना है। अब इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो नियाल फर्गुसन जैसा एक राइटिस्ट इंटेलेक्चुअल है, या अमेरिकन प्रेसिडेंट में अगर आप देखेंगे तो रिचर्ड निक्सन एक राइटिस्ट प्रेसिडेंट है। रिपब्लिकन्स को वैसे राइटिस्ट कहा जाता था, लेकिन राइटिज्म में भी जो एक्सट्रीम राइटिज्म था, जिसको ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिचर्ड निक्सन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हेनरी किसिंजर रिप्रेजेंट करते हैं, तो बट ऐसे लोगों की संख्या वहां बहुत कम है। तो ये एक जो है वो इशू है, और मुझे लगता है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस पर और भी अध्ययन करके इसको और भी बेहतर इसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया सर। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, क्योंकि मेरे लिए सवाल बड़ा अप्रत्याशित था। और मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी मैं अकेला आदमी जो ये कहता हूँ कि राइट ऑफ द सेंटर मीडिया और लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया, अभी भी लोग उसको मानते ही नहीं। वो राइट ऑफ द सेंटर मीडिया को रबिश करते हैं। मैं कहता हूँ उसको रबिश करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है नरेंद्र जी को अपना आंसर मिल गया होगा सर। रविंद्र जी, हाँ सर एक सवाल है, एक और स्टूडेंट है कोई जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के, उनका सवाल है, मैं उसको समराइज करके आपसे बताऊं। उनका सवाल है कि जो इंडियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया है, उसमें से जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट आप क्या ले सकते हैं? मींस जो इंडियन मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, दोनों में क्या ले सकते हैं आप? जी जी, मींस जो वेस्ट मीडिया है, वेस्ट मीडिया का क्या बेस्ट है जो इंडियन मीडिया को लेना चाहिए, ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है? देखिए हम वेस्टर्न मीडिया को कितना भी वो करें, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म है। अभी हमारे यहाँ वो प्रोफेशनलिज्म नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं है। हमारे उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म अभी हमारे यहाँ नहीं है। जैसे जो हमारे यहाँ आपको अंग्रेजी मीडियम में और हिंदी मीडियम में, वर्नाकुलर मीडियम में नजर आता है, वो साफ है कि अमेरिकन जो इंग्लिश अखबार हैं या जो इंग्लिश जर्नल्स हैं, आप देखेंगे कि वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं, और वहां पे वो इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, वो इंटेलेक्चुअल रिगर आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन हिंदी के अखबारों में वो इंटेलेक्चुअल रिगर और वो इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन अभी भी नहीं दिखाई पड़ता। इसका मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि हिंदी का अखबार इंफीरियर है, लेकिन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है वो उतना नहीं। वेस्ट में अगर आप देखेंगे कि वेस्ट में जैसे अभी आपने देखा कि ट्रंप वहां पर आए, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, शिकागो ट्रिब्यून, इन सारे अखबारों ने ऐसा नहीं ट्रंप के ऑरा में आके सरेंडर कर दिया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बाकायदा वहां पे। उन्होंने इंडिपेंडेंस को बरकरार छोड़ा नहीं उसको, और वो उनको गालियां भी पड़ती हैं उनका, लेकिन वो अपने हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन से देखिए, जर्नलिज्म अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं, जर्नलिज्म अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, जब कोई जज कोई बात कहता तो बात अलग होती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, जब जज एज एन इंस्टीट्यूशन बात कोई कहता तो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। इंस्टीट्यूशन जब सरेंडर करने लगते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो हमारे जो इंडियन मीडिया को वेस्टर्न मीडिया से प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल रिगर, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। थैंक यू सर। उम्मीद है यश अग्रवाल को अपना आंसर मिल गया होगा। यस सर। सर इसी से मिलता जुलता एक मेरा सवाल है कि अगर आपका पूरा 1 घंटे का जो वक्तव्य है उसको अगर मैं समराइज करूं, तो जो क्रेडिबिलिटी का जो इश्यू है वो सबसे ज्यादा से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने ज्यादा है। तो हमारे यहाँ कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, जैसे एनबीए है, BCCI है, इनका क्या रोल आप सजेस्ट करते हैं, क्या किस रूप में देखते हैं इनको? एक शब्द में बोलूं, टोटल फेल, टोटली फेल है। देखिए आप अच्छा सवाल है आपका। आज की तारीख में जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी 1990 के दशक में, तो सिर्फ एक ही मीडिया था, वो था अखबार जी। फिर 3-4 साल के अंतर्गत टीवी आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया है, या इंटरनेट का युग आ गया है। तो अभी 3 लेवल पर पत्रकारिता हो रही है, एक प्रिंट, दूसरा टीवी, तीसरा इंटरनेट या सोशल मीडिया जी। इसमें से अगर आप अखबारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अखबारों की क्रेडिबिलिटी आज भी मोर और लेस इंटैक्ट है। जो रोज पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो बात होती, पटक के मार दिया, मतलब ड्रैगन की तो ऐसी तैसी हो गई, वो चीजें आपको अखबारों में दिखाई नहीं पड़ती है जी। तो अखबारों में अभी भी मोर और लेस इक्का दुक्का को छोड़ के जो बदमाशी करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है।
मैं आज भी सुबह उठ के इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ, और मुझे उनके उसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती है। मुझे मालूम होता है जो खबरें वो दे रहे हैं उसमें सच्चाई है। क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस जो सबसे ज्यादा है वो टीवी में है और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। टीवी के अंदर दे हैव टोटली लॉस्ट आउट। इक्का दुक्का अंग्रेजी के टीवी चैनल्स को छोड़ दीजिए, हिंदी में तो शायद ही कोई होगा, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो है वो ना तो वहां पत्रकारिता हो रही है और ना ही वहां पत्रकारिता करने की कोई गुंजाइश बच रही है। आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो पिछले दिनों जो अदालतें हैं उनका जो रुख है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, वो अपने आप में बहुत स्केथिंग है। या जो हिंदुस्तान के बारे में जो इस वक्त विदेशों में लिखा जा रहा है पत्रकारिता के बारे में, वो बहुत शर्मनाक है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी एक बहुत क्लियर डिवीजन है। कुछ लोग जो सिर्फ फेक न्यूज, जिन्होंने पोर्टल्स बना रखे हैं, न्यूज पोर्टल्स बना रखा है और सिर्फ फेक न्यूज, वो दरअसल वो प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, जैसे द वायर है या फिर द प्रिंट है या फिर द क्विंट है या सत्य हिंदी है। ये लोग पत्रकारिता के अंदर जो सैनिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट हैं और जो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, जिनके यहाँ कोई रिगर नहीं है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है, टीवी चैनल में सबसे ज्यादा है, अखबारों में सबसे कम है। लोकल अखबारों के बारे में ये बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लोकल लेवल पे भी काफी मैनिपुलेशन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं और वो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। जी जी, ये रतन सिंह सर अगर हमारे बीच में हो, उनका एक प्रश्न है शायद। जी जी, डॉक्टर रतन सिंह शेखावत हैं क्या? जी बोलिए। रतन सिंह शेखावत सर। एक क्वेश्चन डॉक्टर पल्लवी मिश्रा का है। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा। Hello. हाँ बोलिए बोलिए जी। Sir, do you think media trials are a contradiction to media ethics? देखिए ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। ईमानदारी की बात है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मीडिया ट्रायल जब भी कोई अखबार, जब भी कोई टीवी चैनल जब किसी मुद्दे को बढ़ाता है या उसको आगे करता है, तो उसमें इस बात का खतरा रहता है कि मीडिया ट्रायल हो। लेकिन इस देश के अंदर अगर बोफोर्स का मसला जब सामने आया और अखबारों ने जिस तरीके से उसको चलाया, क्या वो मीडिया ट्रायल था या मीडिया ट्रायल नहीं था? या जब CWC का मसला आया या 2G का मसला आया या कोल स्कैम का मसला आया, तो उसमें जो खबरें चली, क्या वो मीडिया ट्रायल था या मीडिया ट्रायल नहीं था? सवाल, दिक्कत कहां पे पैदा होती है? दिक्कत ये पैदा होती है जब आप फेक न्यूज के आधार पे आप जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष को जब आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं, तब दिक्कत पैदा हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला और पालघर में जो लिंचिंग हुई साधुओं की हुई, ये दो अपने आप में क्लासिक केसेस हैं। जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको पहले दिन से मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई तथ्य नहीं है। ये जो मर्डर की बातें की जा रही हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये आत्महत्या के लिए उकसाने की बातें की जा रही है, इसमें कोई तथ्य, जो बड़े जर्नलिस्ट थे उनको बात मालूम थी। और मैंने पहले दिन से टीवी चैनल्स पे कहना शुरू किया था कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें अंत में कुछ, और अंत में वही साबित हुआ। आप 3 एजेंसी लग गई, लेकिन कुछ अंततः क्या हुआ कि आपने रिया चक्रवर्ती के परिवार को आत्महत्या के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आप सोचिए, एक परिवार है जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि सुशांत सिंह राजपूत से उसने प्रेम किया था और उस आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। सिर्फ इस बिना पर उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए कि नहीं, उसने तो पैसे का घोटाला किया है, उसने तो आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित किया, वो तो काला जादू करती है। ये कहां से तथ्य आ गए? तो जो लोग ये कर रहे थे वो कौन लोग? मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूं, वो पत्रकार है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको इतनी बात खबर देख के अगर आपके पास समझ में नहीं आ रही कि ये खबर में दम है या दम नहीं है, तो आप पत्रकार होने के लायक नहीं। जर्नलिस्ट की एक सिक्स सेंस होती है जिसको खबर देख के पता चल जाता है यार इसमें बात है या बात नहीं है। तो और अंत में क्या हुआ? आपने रिया चक्रवर्ती को इतने इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी आप कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन उस लड़की को जेल में रहना पड़ा, उसके पूरे परिवार को तबाह आपने कर दिया। इसी तरीके से पालघर के मामले में देख लीजिए, पालघर के मामले में 2 साधुओं को वहां के स्थानीय लोगों ने लिंच कर दिया।
और वो भी इसलिए लिंच किया था क्योंकि वो उनके ऊपर उनको संदेश था कि ये बच्चे उठाने वाला कोई गैंग आया हुआ, और जो लिंच करने वाले लोग थे वो भी हिंदू थे। लेकिन उसको प्रचारित कैसे किया गया टीवी चैनल्स के माध्यम से कि पालघर में साधुओं पर हमला होता है तो हिंदू जो लेफ्ट लिबरल है वो चुप रहते हैं और उनको साधु लिंच होते रहे, कोई चिंता नहीं, और फिर उसमें तमाम कम्युनल एंगल आ गया। एक सीधी सी घटना थी, बच्चे चोरी के आरोप में 2 साधुओं को वहां के लोगों ने गलतफहमी में मार दिया था। इस खबर को जिस लेवल पर उठाया गया, क्या वो मीडिया ट्रायल है कि मीडिया ट्रायल नहीं? तो ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि पत्रकार की एकमात्र कसौटी होती है सच और सूचना, इसके अलावा दूसरी कोई कसौटी उसकी हो नहीं सकती है। अगर आप सच को मैनिपुलेट करना चाहोगे, अगर पालघर की घटनाओं को आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखोगे, ये साबित करने की कोशिश करो कि इस देश का लेफ्ट लिबरल जो है वो साधुओं की मौत पर तो शांत रहता है, लेकिन मुसलमान की मौत पे उसका लिबरलिज्म जाग जाता है, ये जो परसेप्शन है ये गलत है। भाई साधु तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी मारे गए, लेकिन आपने पालघर को निशाना बनाया क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और विपक्ष की सरकार थी। जो घटना गोंडा के अंदर हुई उसके ऊपर आपने कोई जिक्र नहीं किया। तो जब आप इस परसेप्शन से खबरों को मैनिपुलेट करते हैं तब प्रॉब्लम होती है, और तब जो मीडिया ट्रायल है उस पर ऑब्जेक्शन होता है। थैंक यू सो मच सर। सर एक और चीज पूछनी थी मुझे कि जैसे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अभी जो हाथरस में केस हुआ था तो वहां पे इतना ज्यादा जो है वो स्ट्रेस किया गया दलित लड़की दे, तो क्या इस तरह से जो है वो कास्ट की बात करना उचित है? देखिए, यह हमारे समाज का एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि वो मैं उसको लाइन माइन मानता हूं, ये बारूदी सुरंग है। बारूदी सुरंग इसलिए है क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो दलितों के साथ जो व्यवहार हुआ है पिछले सैकड़ों सालों में, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। हमको ये तो अच्छा लगता है कि अमेरिका के अंदर जो स्लेव्स के साथ हुआ उस पर तो हम चर्चा करते हैं और अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन आपके अपने समाज में जो दलितों के साथ हुआ उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का जो किस्सा है, इतने पढ़े लिखे आदमी थे, जब वो न्यूयॉर्क से वापस लौटे और बड़ौदा के राजा ने जब उनको अपने यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया तो उनका जो चपरासी था वो चाबी ऊपर से उनके हाथ में डालता था कि टच ना हो जाए ये। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली पूरे शहर के अंदर, वो बाहर चले गए, अपना नाम बदला, पारसी नाम रखा, फिर वहां पे उनको मकान मिला। 10-15 दिनों के बाद वहां पे कुछ लड़के गए, उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोल के मकान लिया, उनका घर पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया गया। तो दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर हम बातचीत नहीं करते हैं, दलितों को हम बराबर नहीं मानते हैं। और इसलिए जब हाथरस के अंदर जब कोई घटना हुई तो दलितों पर अगर अत्याचार होगा तो वो अपने आप में वो इशू उठेगा, और अगर आप उसको नहीं उठाएंगे तो आप समाज के प्रति भी आप अन्याय कर रहे होंगे। क्योंकि कोई आदमी उस मसले में बात, हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जब हम लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते हैं तो ललुआ कह के उसको करते हैं, जब हम मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करते हैं तो मुलायमवा कह के बात करते हैं, जब मायावती के बारे में बात करते हैं तो मायावतिया कह के बात करते हैं। हमने कभी किसी अपर कास्ट के जो मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं उनके बारे में इस तरीके की बातें नहीं करते हैं बातचीत। तो जातिवाद है हमारे समाज के अंदर, इसको हम दबा छुपा के नहीं रख सकते हैं, और इस जातिवादी भावना की वजह से ही समाज के अंदर दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि वो दलित है, इसलिए उसके पर अत्याचार, इसलिए नहीं हुआ कोई और कारण, वो इंसान है। तो हाथरस की जो घटना है वो घटना जो है वो दलित के दृष्टिकोण से देखी जाएगी और उसको देखना पड़ेगा, अन्यथा एक दिन वो विस्फोट होगा और फिर हमसे संभल नहीं पाएगा। अभी अमेरिका के अंदर एक ब्लैक की मौत हुई तो पूरे अमेरिकन सोसाइटी के अंदर क्यों उथल पुथल मच गई, क्यों कहा गया ब्लैक लाइव्स मैटर, क्योंकि वो एक इश्यू है वहां पे अंदर। आप बोलेंगे कि आपने ब्लैक के नजरिए से क्यों देखते हैं, ब्लैक मारा गया तो आपको कोई तकलीफ होती है, तो मुझे लगता है वो परिप्रेक्ष्य सही नहीं होगा। तो और ये बात हम इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि हम सारे लोग सवर्ण जाति के लोग हैं, हम उस दर्द को महसूस नहीं करते कि जब किसी को इंसान नहीं समझा जाता, जब किसी के साथ छुआछूत और भेदभाव जो है वो सिर्फ उसकी जाति की वजह से होता है, इंसान की वजह से नहीं होता है। हम शायद उस पीड़ा से नहीं गुजर पाते, हमको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि मंत्रोच्चारण वेद मंत्र अगर उनके कानों में चले जाएंगे तो पारा डाल दिया जाता है। हमको शायद मनुस्मृति का वो अंदाजा नहीं जहाँ उनके अगर ब्राह्मण कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर कम पनिशमेंट होता है, लेकिन अगर कोई दलित करता है तो उसके ऊपर 4 गुना ज्यादा पनिशमेंट होता है। तो ये हमारे समाज की लैंडमाइंस हैं।
आज नहीं कल इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा और हमें बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। जब तक हम बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हाथरस जैसी घटना को दलित एंगल से देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच मिस्टर प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार हैं, जो कि अमित जी, ऐसा तो नहीं मेरी बातें कुछ लोगों को चुभ रही होंगी, अगर हो रही हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। क्या आशुतोष जी, मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर। डॉक्टर अजय, मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे आपकी बातों से मतलब इनफैक्ट आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद यू, एटलीस्ट ऑन दलित इशू। लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई इसमें। लालू जब बोलते हैं नीतीश के बारे में या फिर रामविलास के बारे में बोलते थे, तो हमेशा रामविलास हुआ बोलते थे, हमेशा नीतीश हुआ बोलते थे, नहीं बोलते थे क्या? नहीं, बिल्कुल बोलते थे जी, बिल्कुल बोलते थे जी। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो मैं शायद पब्लिकली नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज मैं इशारों में कहूंगा, आप उसको समझिए कि सभ्यता के विकास में जो लोग बहुत आगे हैं, उनकी भाषा और सभ्यता के दायरे में जिनकी जो विकास के रास्ते में उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनकी भाषा में जमीन आसमान का फर्क होगा और हमें ये बात को समझना पड़ेगा। हम आज भी अपनी बातचीत में जब किसी के प्रति गलत बोलते हैं तो जाति सूचक शब्दों का मार के तुम्हें ये कर देंगे, हम कहते हैं वो बात। जी जी। अगर ना कहते हो तो बात अलग। तो ये जो जिनको आपने देखिए, ये बहुत ही तकलीफ दे बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी दूसरी सभ्यता में ये बात हुई है कि जहां पे एक पूरे समाज को पढ़ने लिखने से बनाया गया कि अगर आप वेद पढ़ेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। ऐसा किसी समाज में नहीं हुआ है। तो आपने उनका सांस्कृतिक, भाषाई और विकास ही नहीं होने दिया है। जब उनका विकास नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उनकी जो भाषा होगी और एक दूसरे लोगों की भाषा में फर्क आएगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव को की अगर एक पहचान की है तो दूसरी पहचान उनकी है कि उन्होंने पिछड़ों को एक आवाज दी। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक पिछड़े दलित समाज के लोगों की हैसियत नहीं है कि वो अगली जाति के लोगों के सामने बैठ सके या बराबर की कुर्सी संभाल सके। और अगर वो करते हैं तो गांव में उनके साथ जो व्यवहार होता था, जब से कम से कम मेरे बचपन में, वो एक बहुत ही क्रूर व्यवहार होता था। आज अगर वो लोग इंसान के तौर पर अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन लालू प्रसाद यादव का है, उसको क्रेडिट हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जंगल राज नहीं पढ़ाया। तो हमें चीजों को उस पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए कि भगवत झा आजाद के मुख्यमंत्री होने में और लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री होने में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है कि बिहार में पिछले 30 सालों में एक भी अपर कास्ट का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? ये तो हमको समझना पड़ेगा। तो जब कहीं पे सत्ता को चुनौती, जो स्थापित सत्ता को चुनौती मिलती है तो डिसरप्शन होता है। आप अगर उदाहरण लें कि जब फ्रांस के अंदर 1889 में जब ये राजा के खिलाफ जब बगावत हुई तो 1789 को लेकर 1799 तक एक तरीके का लॉलेसनेस, केओस, एनार्की, डिसरप्शन था और उसके बावजूद भी रास्ता नहीं निकला। उसके बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सम्राट बनता है, अपने आप को एम्परर कहता है, लेकिन वहीं से आइडिया निकला इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का। तो अब आप सिर्फ चूंकि 10 साल तक वहां लॉलेसनेस थी और तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पूरी तरीके से आप नकार जाए और कहें कि वो तो जंगल राज था, तो मुझे लगता है वो इतिहास का सही आकलन नहीं होगा। तो इतिहास का सही आकलन करने के लिए जरूरी है कि हम ये माने कि मोनार्की खत्म हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो चर्च का आधिपत्य था वो खत्म हुआ, जो सामंतवादी नोबिलिटी थी उसके आधिपत्य को खत्म किया, लोकतंत्र की नींव रखी उसने, उस लोकतंत्र में हर आदमी को बराबरी का अधिकार मिला। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो उसके दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा कि कैसे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने अपने ही मित्रों को गिलोटीन से उनका गर्दन काटा और बाद में वही मैक्सिमिलियन पियरे जो है उसकी भी गर्दन उसी गिलोटीन से कटी। ये इतिहास का तथ्य है। तो आज हम लालू प्रसाद यादव का जब आकलन करेंगे तो जो जंगल राज, जो रस्टिसिटी, जो केओस, एनार्की की, वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है पढ़ने के लिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है
कि वहां पे जो पिछड़े थे समाज में, जो जो दलित तबका था, वो सत्ता में उसकी भागीदारी आई, वो अपने आप को बराबर महसूस करने लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मैं शायद ज्यादा लंबा होता जा रहा हूँ, सॉरी। आपका फ्लॉलेस जो एक्सप्रेशन है वो टाइम लिमिट क्रॉस करते हुए जा रहा है। हमने 1 घंटा रखा हुआ था सर, तो अब करीबन 1 घंटा 20 मिनट हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आप। जी, बहुत बहुत प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सर, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी भोपाल से सर, उनका एक सवाल। नमस्कार जी नमस्कार सर, मैं शैलेंद्र खंडेलवाल हूँ, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर से हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको और आयोजकों को एक संवाद के लिए सार्थक मंच उपलब्ध कराने के लिए बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी जिस पर मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि भारत में जो पत्रकारिता का दौर है, जो हालात हैं पत्रकारिता का, जो माहौल है, इसमें भारत में जो पत्रकारिता शिक्षा है उसकी भूमिका क्या है? ये कहीं सुधार की तरफ जा रहा है या जो हालात हैं उनको और बिगाड़ने की दिशा में हम लोग चल रहे हैं? तो पत्रकारिता शिक्षा की जो स्थिति, इसके बारे में कृपया आप कुछ जानकारी देंगे। देखिए, मेरा मानना ये कि पत्रकारिता सिखाई नहीं जा सकती। पत्रकारिता आपको एक ग्राउंड तैयार करती है आपके लिए, एक प्लेटफॉर्म आपको बना देती है। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो हमने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, और हमने जो कुछ भी सीखा वो अपने सीनियर्स के माध्यम से सीखा। उन्होंने जो हमको डांटा फटकारा उससे हमने सीखा, और धीरे धीरे हमने सीखा। आज की तारीख में बहुत सारे पत्रकारिता के संस्थान हैं। ये संस्थान जमीन तैयार कर देते हैं, आपको बेसिक्स जो है उससे आप उसको रूबरू करा देते हैं। तो पत्रकारों को, जो ट्रेनिंग पत्रकार है, उसकी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं, उसको मालूम है खबर क्या होती है, खबर को कैसे लिखा जाता है, खबर किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ये सारी जानकारी आप उसको दे, उसके एथिकल मॉरल वैल्यूज क्या है, उसके सरोकार क्या है, वो आप जानकारी उसको दे देते हैं। लेकिन पत्रकार आप बना नहीं सकते किसी को। पत्रकार आप बाई ट्रेनिंग कोई ट्रेन नहीं, जैसे कि क्रिकेट तो सारे लोग भारत के अंदर खेलते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर हर आदमी नहीं बन सकता, वो तो इंस्टिंक्ट है। आप उसको सैकड़ों हजारों लड़के जो होते हैं, जिनके कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जहां पे नेट्स होते हैं, जहां आप जाते हैं करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली कुछ ही लोग बनते हैं। तो वो हर विधा में होती है, लेकिन एक बेसिक जो होता है, जो जिस बेसिक्स की कमी की वजह से हम लोगों को शुरू में जो स्ट्रगल करना पड़ा 2-3 साल, वो स्ट्रगल कम हो जाता है। उनको ये बेसिक्स पता होते हैं, कैमरे के सामने खड़े होना है तो कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कपड़े होने चाहिए, क्या मैनरिज्म होना चाहिए, क्या हमारा आउटलुक होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सारी चीजें आपको सिखा देते हैं। तो जो जर्नलिज्म के संस्थान है, उनका इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूं। लेकिन उसके बाद की जो बिल्डिंग है वो खुद बनानी पड़ती है। जी सर, दूसरी एक और छोटी सी बात, आपकी पुस्तक का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कोई आपकी पुस्तक जल्द ही कुछ ऐसा हम लोगों को मिले आपका लेखन पढ़ने के लिए, तो इस बारे में आप बताएंगे? देखिए, मैं तो किताब लिखना तो मेरे लिए इट वाज बाय एक्सीडेंट। जब मैंने 2000 में अन्ना का आंदोलन हुआ तो मुझे लगा कि कुछ नई चीज हो रही, तो मैं अचानक वो किताब लिख दी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए, मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट है। तो 3 किताबें मैंने लिखी। चौथी किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो उसमें भी टाइम लगेगा, वो भी 2-3 साल कम से कम लगेगा। जहां तक लेखन की बारे में बात है, तो मैं सत्येंद्र जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें मैं रेगुलरली लिखता हूँ। एनडीटीवी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है अंग्रेजी में, तो उनके साथ भी मैं लिखता हूँ। और अब फ्री प्रेस जर्नल के लिए भी मैंने रेगुलरली अंग्रेजी में लिखना शुरू किया है। तो आप अगर सत्येंद्र, अगर आप सब्सक्राइब करें, एनडीटीवी सब्सक्राइब करें, फ्री प्रेस सब्सक्राइब करें, तो आपको मेरा लेख मिल जाएगा। जहां तक किताब की बात है, मुझे नहीं लगता 2-3 साल के पहले मैं लिख पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सारे सवाल खत्म हो गए? नहीं, सवाल नहीं, बिल्कुल पूछिए, मुझे बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा। एक अगला सवाल मिस्टर रतन सिंह शेखावत का हमारे सामने। वो कहना चाह रहे हैं कि जो जर्नलिज्म की जो प्रैक्टिस है और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है,
उसको किस तरीके से बैलेंस करके चला जाए न्यूज के फील्ड में सर? देखिए, आप सच के पुजारी बन जाइए, बस फैक्ट के साथ मैनिपुलेशन मत करिए। आपकी कोई भी विचारधारा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका जुड़ा हो, इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य है, बस सीधी सी बात है। उस पे आप अड़िग रहिए। जी, एक अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके एक रेगुलेशन आया है सर अभी, बहुत ही ताजा उदाहरण है। उसको किस संदर्भ में आप देखते हैं कि क्या ये भी बाकी सब रेगुलेटरी बॉडीज की तरीके से जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा, या फिर इसमें कुछ आप उम्मीद देखते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड है, लेकिन उसके बावजूद फिल्में बनती हैं और उस पर लोगों को आपत्ति होती है जी। टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स को लेके एक एनबीएसए करके एक अथॉरिटी है, नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो उनको रेगुलेट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको आपत्तियां हैं, उस पर सबको प्रॉब्लम है उस पर। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। मेरा मानना ये कि ये सब क्रिएटिव फील्ड है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये इस समाज संविधान के ऊपर है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि इतने सारे कानून हमने बना दिए हैं कि उन कानून को लागू करने का वक्त ही हमारे पास नहीं है। अन्यथा चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई समाज का आदमी हो, अगर वो ऐसी बात कहता है जो समाज के अंदर जहर फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो कानून उपलब्ध है। उसके लिए आपको अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अलग से कानून बनाने की दरअसल जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस कानून को बनाते हो। तो कानून तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो होता क्या है कि जहां आपकी इच्छा होती है वहां तो आप किसी के ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखे हुए को लेके, ट्वीट को लेके आप उसके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा देते हो। जी। और अगर जहां आपकी इच्छा नहीं होती है वहां नफरत फैलाने वाले जो संदेश हैं वो व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, कोई उन पे कोई आपत्ति नहीं करता है। बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच है सर। जी, राजेश शर्मा और डॉक्टर अमित वर्मा का सवाल है, प्लीज ले लें। ओके, मिस्टर अमित वर्मा जी है, वो पूछ रहे हैं सर कि after the credibility, which is the like biggest challenge of the for the media, what is सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बैक टू बेसिक होता क्या है कि हम सब लोग जो है वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं। तो अगर हमको बेसिक्स पर ही अगर हम चलें, जो पत्रकारिता के मानदंड बहुत स्थापित, खबर क्या होती है, 5 जो डब्ल्यूज है जी, उसको ईमानदारी के साथ लोगों को रख दें, तो आपकी इस पत्रकारिता की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। जी। दिक्कत तब पैदा होती है जब आप उसमें उन बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं और नई चीज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम पैदा होती है। और इसलिए मेरा बार बार मानना है कि बैक टू बेसिक्स पर फोकस करें। बेसिक क्या है? तथ्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। जो फैक्ट है उसको आप जनता के सामने बिना मैनिपुलेशन के प्रोड्यूस करें। सिंपल सी बात है। जी सर, राजेश शर्मा अगर हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। राजेश शर्मा सर, राजेश शर्मा जानना चाह रहे हैं कि क्या खबरों से खेल नहीं, फेक न्यूज के ऊपर कुछ जानना चाह रहे हैं, वो फेक न्यूज को कैसे बढ़ावा दिया जाए? देखिए, फेक न्यूज दो तरीके की होती है। एक तो ये होती है कि आजकल की तारीख में क्या हुआ है कि चूंकि अल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, और ऐसा नहीं कि फेक न्यूज कोई नई चीज है। हमारे समाज में फेक न्यूज हमेशा से रहा है। फेक न्यूज आज की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रोपेगेंडा का एक बहुत ही पोटेंट टूल है। बहुत ही जैसे समाज के अंदर आपको याद होगा कि समाज के अंदर अफवाहें फैलाई जाती थी, तो तब चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो आप वर्ड ऑफ माउथ जो है आप अफवाह फैलाते थे, या आप कोई पर्चा निकाल देते थे और उसके आधार पे आप समाज के अंदर अफवाह फैलाते थे। तो आज की तारीख में अफवाह फैलाने का एक बहुत ही पोटेंट टूल फेक न्यूज हो गया है। इसको न्यूज शब्द जो है इसे निकाल देना चाहिए। इसका कोई न्यूज से कोई लेना देना। न्यूज का मतलब होता है कि वो जो एक प्रक्रिया के तहत निकलकर सामने आती है, जो अखबारों के का जो पूरा एक ड्रिल होता है उसके थ्रू निकल के आती है। जी। तो फेक न्यूज
दो तरीके की होती है, एक तो बहुत ही इनोसेंटली जिसको खबर की जानकारी नहीं है, उसने किसी एक फैक्ट को आगे बढ़ा दिया और वो फेक न्यूज के तौर पर चल पड़ी, जो जिसका कोई आधार नहीं था। दूसरा, प्रोपेगेंडा के तौर पे जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, चाहे वो कोई दूसरी सरकार हो, हर आदमी आज की तारीख में फेक न्यूज फैला रहा है। तो इसलिए फेक न्यूज जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर पर पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, जहां कभी भी इनकी वजह से दंगे हो सकते हैं। या बांग्लादेश की कोई क्लिप उठा के आपने हिंदुस्तान के संदर्भ में उसको डाल दिया, पालघर के संदर्भ में डाल दिया, या किसी और के संदर्भ में डाल दिया, तो इसके खतरे बहुत बड़े हैं। जी तो कुलदीप जी, आशा है कि सारे प्रश्न चैट बॉक्स के पूछ लिए गए होंगे, है ना। और जो प्रश्न होंगे वो हम सर को मेल कर देंगे और उसमें वो आंसर हमें भेजेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मनोज सर से मैं कहूंगा कि हाँ कुलदीप जी। हाँ सर, मुझे लग रहा है इसी बीच आपने आशुतोष सर के रूप में ना हमें एक डिक्शनरी लाइक प्रोवाइड करा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ चलते चलते मैं अपना एक छोटा सा सवाल अभी पूछ लूँ। जी पूछ लिया आपने। सर, एक छोटा सा बुनियादी सवाल है कि जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया हाउसेस है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन दिस क्रेडिबिलिटी और पूरा जो हमारा सिनेरियो। देखिए, अभी क्या हुआ है कि जब एक डिसरप्शन शुरू हुआ था, जब टेलीविजन चैनल्स आए थे, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक नया डिसरप्शन आ गया है, और तो इसको फाइनली इन सब चीजों को इंटीग्रेट और एक कोई कन्वर्जेंस का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। और मुझे लगता है कि उसमें जो अखबार हैं वो धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो जाएंगे, और टीवी, इंटरनेट और ये सब एक प्लेटफॉर्म के तौर पर आ जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करें या वर्टिकल इंटीग्रेशन करें, मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा फर्क से पड़ने वाला है। कुछ लोग जो है वो दोनों को अपनाना चाहेंगे, कुछ लोग अपने अपने तरीके से करेंगे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है वो आपकी ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है। आप जब भी कोई समाज मैनिपुलेशन करने लगता है तो क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो जाता है जी। तो इसलिए वो एक दूसरे तरीके का सवाल, उसका इंटीग्रेशन से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर जी। तो अपने सवाल जवाब का दौर भी लगभग हो गया, और मनोज सर, डॉक्टर मनोज जोड़ा, आई थिंक डॉक्टर मनोज जोड़ा से संपर्क आ गया सर, आ गया। क्या बात सर, इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें आप, इसके बाद मैं आभार व्यक्त करके इस कार्यक्रम के समापन करूं। नहीं, बहुत बढ़िया सत्र रहा, और आशुतोष जी ने तमाम सवालों को बहुत ही तरीके से, लेकिन हाँ शुरुआत बड़ी इस तरह से हुई कि आशुतोष जी ने इस बात पर बहुत अच्छे से और बहुत तर्कबद्ध कहा कि कोई भी जर्नलिस्ट अपनी आइडियोलॉजी के पूरे सवाल यह है कि उस आइडियोलॉजी के साथ वो कितना व्यवस्थित तरीके से सत्य के साथ काम करना। लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो है ना, जर्नलिस्ट हो गया इसका मतलब थोड़ी है कि वो नाक कान आँख सब बंद हो। निश्चित रूप से ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होनी भी चाहिए, लेकिन उसका पत्रकार होना भी ठीक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात पृष्ठभूमि में तैयार की गई, और आगे जो काफी सवाल थे जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से आशुतोष जी ने जवाब दिया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आशुतोष जी का, और आशा करता हूँ कि कभी परेशान करें तो आप रहेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं आपके लोगों के बीच में रहता। ये जो वर्चुअल वाला जो मामला है ना, ये बहुत ही गड़बड़ मामला है। सही इससे चीजें थोड़ी आसान जरूर हो गई हैं, लेकिन इससे क्या हुआ है कि हम एक दूसरे से नहीं होती। वो जो कहते हैं ना कि बहुत ही इम्पर्सनल सा हो गया है, क्या आप जानते भी हो नहीं भी जानते। सही है। नहीं सर, ये आफ्टर कोरोना सर एक हम लोग बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और इसमें आपको आमंत्रित करेंगे। मनोज सर से कल ही मेरी बात हो रही थी इस बारे में,
कि थोड़ा सा फिजिकल जो मिलता है उसकी एक अलग बात रहती है, लेकिन ड्यू टू कोरोना आप देख ही रहे हैं दिल्ली से लेके जयपुर तक और पूरी जगह फैल रहा है। तो अब औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं सबसे पहले तो आशुतोष सर जो आज के हमारे मुख्य वक्ता। हाँ सर प्लीज। नहीं, मुझे डर इस बात का है कि कोरोना खत्म होने के बावजूद भी लोगों को लगेगा ये सबसे अच्छा माध्यम है। तो सही कह रहे हैं सर। इस बात की पॉसिबिलिटी से आप इनकार मत करिए कि हस्बैंड एंड वाइफ को भी लगे कि नहीं कि तुम वॉशिंगटन में रहो मैं दिल्ली में रहूंगा, हम लोग सही ये ज्यादा बड़ा खतरा है। आशुतोष जी, इसमें एकेडमिक्स के जो लोग हैं, खास करके हम टीचर्स लोग हैं, हमको तो बड़ी पीड़ा है और हम बड़े इंतजार में, मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विद्यार्थी कब हमारे क्लासरूम में आए और हम उन्हें ढंग से पढ़ाएं। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। रूबरू बात करने का और आई कांटेक्ट के साथ जो पढ़ाने का मौका रहता है, जो बातचीत करने का जो मजा है, वो सेटिस्फेक्शन आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता। बिल्कुल जी सर, तो मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य वक्ता आशुतोष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मीडिया प्रोफेशनल सोसाइटी की तरफ से। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जोड़ा का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारी जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम अपनी मीडिया प्रोफेशनल सोसाइटी की, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, डॉक्टर अमित वर्मा, डॉक्टर अमित शर्मा और हमारे बहुत सारे ऐसे अतिथि जो कि हमारे एक बुलावे पे, जैसे PRSI के चेयरमैन हैं मिस्टर रविशंकर शर्मा जी जो एक बुलावे पे, किशोर सिन्हा जी और बहुत सारे जो विभिन्न देश भर के विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए प्रोफेसर, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, GD गोयनका, JCRC यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत और भी कितनों के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो उन्होंने निरंतर सहयोग दिया है और इसी क्रम में उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी हैं, डॉक्टर प्रणव R दवे हैं और उन सब का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आशुतोष जी से भी यही कहूंगा कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। तो जब भी हम बुरा ना माने तो मैं एक शेर आपको कह दूं। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। हमने माना कि तगाफुर न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जी सर, चलिए बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू।